अब हम देखते हैं साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका हमने देख लिया, देखते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, मोस्टली साउदर्न हेमिस्फीयर में। विच टू ओशियन सराउंडेड इट ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट, उसके ईस्ट और वेस्ट में 2 ओशियन सराउंडेड है। कौन कौन से है पता करिए। पैसिफिक है, अटलांटिक है, क्या क्या है, आर्कटिक है, पता करिए नीचे कौन सा था। ठीक है। The Andes and world's longest mountain range run through its length from north to south। तो जो longest mountain की जो रेंज है वो यहाँ पर है, कहाँ, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजोन। वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सी है, अमेजोन। कहाँ पर है वो, साउदर्न अमेरिका में। ठीक है। वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सी है, नाइल। वो कहाँ पर है, अफ्रीका में। तो ये 2 डिफरेंस आपको याद रखने के, लॉन्गेस्ट रिवर और लार्जेस्ट रिवर सेम नहीं है, वो दोनों अलग है। लॉन्ग मतलब सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है, लंबी कौन सी थी, नाइल। नाइल नदी कहाँ पर थी, अफ्रीका में। सबसे लार्जेस्ट रिवर, सबसे बड़ी कौन सी, जिसमें पानी की कैपेसिटी ज्यादा है, बड़ी कौन सी है, तो अमेज़न रिवर बड़ी है। वो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। अभी नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय ओशियंस एंड सीज। इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट, इसलिए इसको ना आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्यों आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं, चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये रहा ऑस्ट्रेलिया, है ना, एक छोटा सा आइलैंड, टापू की तरह लग रहा है, पूरा कॉन्टिनेंट इतने में है ना। एक कॉन्टिनेंट है, आइलैंड कॉन्टिनेंट इसको कहते हैं, सबसे छोटा है और कहाँ पर है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, ये हमारा था साउथ अमेरिका। अब हम देखने वाले हैं हमारा लास्ट कॉन्टिनेंट, एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका कंप्लीटली इन साउदर्न हेमिस्फीयर। एंटार्क्टिका जो है वो कंप्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में है। इज ए ह्यूज कॉन्टिनेंट, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। ये जो कॉन्टिनेंट है इसके सेंटर में जो है साउथ पोल है। एज इट इज लोकेटेड इन साउथ पोलर रीजन, इट इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट। साउदर्न हेमिस्फीयर में है और वो भी कहाँ पर है, एकदम साउथ में, पोलर रीजन के पास। हमको पता है जो पोलर रीजन होते हैं, ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल है। साउथ पोल पे है ये, तो पूरा के पूरे साल भर यहाँ पे बर्फ जमी रहती है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स। Many countries have research station in Antarctica. India also has research station there. These are named as Maitri and Dakshin Gangotri. तो ये जो एंटार्क्टिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है ना, वो रहने के लायक नहीं है। क्यों, क्योंकि वो भी पूरा साल बर्फ ही रहती है, बहुत ठंडी जगह है। यहाँ पे हम डे टू डे लाइफ नहीं जी सकते। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरी जो कॉन्टिनेंट के लोग हैं, दूसरी कंट्री के लोग जो है रिसर्च करते हैं, अपना रिसर्च स्टेशन बनाते हैं। हमारे इंडिया का भी रिसर्च स्टेशन है वहाँ पे, क्या नाम है उसका, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, है ना। ये जो हमारा एंटार्क्टिका नीचे है, तो ऑलमोस्ट ये जो कॉन्टिनेंट है इसके बीच में ही हमारा जो है साउदर्न पोल है। साउथ पोल इधर ऊपर होगा नॉर्थ पोल, है ना। तो जो साउथ पोल है वहाँ पे ठंडी ठंडी तो होती होगी, पूरा साल भर बर्फ होता है वहाँ पे, इसलिए रहने लायक नहीं है ये। यहाँ पे क्या करते हैं, सब रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो ये जो था लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में हमने पढ़े हमारे ओशियंस पढ़े, हमारे कॉन्टिनेंट्स पढ़े, सारे कॉन्टिनेंट्स हमने देख लिए है। अब हम आगे बढ़ते हैं हाइड्रोस्फीयर की तरफ। हाइड्रोस्फीयर में हमको पता है वाटर बॉडीज होती है इंक्लूड। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। हमको पता है कि हमारी जो अर्थ होती है ना, वो एकदम ब्लू ब्लू दिखती है और बीच में कहीं ग्रीन ग्रीन लैंड मासेस दिखते हैं। तो इसका मतलब है 71% जो अर्थ है
वो पानी से कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है, एंड ओनली 29% इज कवर्ड विथ लैंड। हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स थे वो इसमें आ गए। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन इट्स ऑल फॉर्म, है ना, हमको पता है कि सारे फॉर्म में जो पानी है इंक्लूडेड है। एज रनिंग वाटर इन ओशियन एंड रिवर्स एंड इन लेक्स, आइस इन ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर इन एटमोस्फियर, ऑल कंप्राइजेज द हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर में हमने पहले भी जैसे बात की कि हाइड्रोस्फीयर मतलब सिर्फ जो पानी लिक्विड फॉर्म में है वो नहीं, पानी जो लिक्विड फॉर्म में हमारे ओशियंस में, रिवर्स में, लेक्स में है वो भी, जो एटमॉस्फेयर में पानी की जो वेपर्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, जो ग्लेशियर्स में जो आइस के फॉर्म में वाटर है वो भी इंक्लूडेड है, और जो अंडरग्राउंड वाटर है वो सारे फॉर्म में जो वाटर बॉडीज है वो इंक्लूडेड है हाइड्रोस्फीयर में। More than 97% of Earth's water is found in oceans and is too salty for human use. तो हमारे जो अर्थ पे पानी है उसका 97% जो पानी है वो ओशियंस में है। अभी हमको पता है ओशियन का पानी तो कैसा होता है, सॉल्टी होता है, सॉल्टी पानी तो हम यूज कर सकते नहीं है। A large proportion of rest of the water is in the form of ice sheet and glaciers or underground, and a very small percentage is available as a fresh water for human. ये जो पानी है देखो, ये जो ब्लू वाला हिस्सा है ये सारा, ये क्या है, 97% सॉल्टी वाटर है ना, इतना सारा जो हम यूज कर सकते नहीं है, और इतना ये जो रेड वाला हिस्सा है बस इतना ही हमारा फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर कितना है, 2.5% ओनली। अभी आप बोलोगे आपने तो बोला 97% ये है, तो 3% बचा ना, 2.5 कैसे हुआ, बट बाकी का जो 5.5% है वो या तो बर्फ है, या तो ग्लेशियर के फॉर्म में है, या तो अंडरग्राउंड वाटर है ना, या तो सूवेज के फॉर्म में है। तो ऐसा मतलब जो पानी हम यूज करते हैं ना वो तो सिर्फ इतना ही है, बहुत कम है। Hence, despite being blue planet, we face a shortage of water, है ना, हमको ब्लू प्लैनेट कहते हैं, इतना सारा पानी है। हमारी जो अर्थ है, अर्थ का जो सारा ब्लू वाला हिस्सा है 71% पानी है ना, और वो जो पानी है उसमें से सब तो सॉल्टी वाटर है, सिर्फ 2.5% ही फ्रेश वाटर है। इसलिए हमें शॉर्टेज ऑफ वाटर देखने मिलती है, पानी पीने को नहीं मिलता है ना। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, डेजर्ट है जहाँ पे पानी मिलता ही नहीं है। तो ये रीजन है कि पानी क्यों नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको ना बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्टिनेंट्स को ना एकदम मस्त स्प्रेडशीट करके स्क्वायर स्क्वायर में दिया हुआ होता है, ताकि आप पता कर पाओ कि कौन सा कॉन्टिनेंट कितना बड़ा है कितना छोटा है ना, कंपैरिजन कर पाओ। यहाँ पे हमारे एशिया देखो, आप इसके स्क्वायर काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो स्क्वायर है वो एशिया में है ना। देखिए अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, है ना। इजी काउंट करिए और पता करिए कि कौन सबसे बड़ा है, उससे छोटा, सारे 1 to 7 नंबरिंग कर दीजिए। चलो अब हम पढ़ते हैं ओशियन। हाइड्रोस्फीयर में क्या, ओशियन पढ़ते हैं। ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दे आर इंटरकनेक्टेड, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। हमको देखो यहाँ पे कॉन्टिनेंट तो पता चल जाते हैं, बट वाटर में पता चलता है कि कहाँ पे पैसिफिक ओशियन है, कहाँ पे अटलांटिक है, कहाँ वो ब्रेक हो रहे हैं, नहीं पता चलता। क्यों, क्योंकि वो सारे कनेक्टेड है। द ओशियन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग, ओशियन का वाटर जो होता है वो मूव करता रहता है। देयर 3 चीफ मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर्स आर द वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशियन करंट्स। 3 जो मूवमेंट है वो कौन सी है, वेव्स, टाइड्स एंड ओशियन करंट्स। The 5 major oceans are the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean and Arctic Ocean in order of their size। मतलब यहाँ पे साइज के हिसाब से ही हमको नाम दिए हुए हैं। सबसे पहला सबसे बड़ा जो ओशियन है पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक सबसे बड़ा है। सेकंड नंबर पे है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। थर्ड पे है हमारा इंडियन ओशियन, देन साउथर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मस्त डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है, सबसे बड़ा वाला पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न एंड आर्कटिक ओशियन।
The Pacific Ocean is the largest ocean. It is spread over 1/3 of the earth. अर्थ के 1/3 हिस्से में ये पैसिफिक ओशियन फैला हुआ है. क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा है. मरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, लाइज इन द पैसिफिक ओशियन. हमको पता है कि जो ओशियन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है मरियाना ट्रेंच. मरियाना ट्रेंच कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन में है. ये मरियाना ट्रेंच की इतनी बातें क्यों होती है? क्योंकि वो वर्ल्ड का मतलब जो हमारी अर्थ है उसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट है. द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्क्यूलर इन शेप. जो पैसिफिक ओशियन है ऑलमोस्ट क्या है? सर्क्यूलर इन शेप. ऑलमोस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडिंग. ठीक है, तो पैसिफिक में इतने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं. Look at the map and find out the location of continents around the Pacific Ocean. अब मैप देखिए और पता करिए कि उसके अराउंड जो है कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स के अराउंड पैसिफिक ओशियन है. द अटलांटिक ओशियन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशियन. अभी बात करते हैं अटलांटिक की. सेकंड लार्जेस्ट है. इट इज एस शेप्ड. उसका शेप कैसा है? एस जैसा. एस है ना, द लेटर एस. It is flanked by the North and South Americas on the western side. Western side पे है. It is flanked by North and South America and Europe and Africa on the eastern side. और eastern side में कहाँ पे? यूरोप और अफ्रीका से. The coastline of Atlantic Ocean is highly indented. Indented मतलब क्या है? कि मतलब कोस्ट लाइन जो है ना उसमें क्या है? बहुत ही irregularities है. This irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbors and ports. From the point of view of commerce, it is the busiest ocean. इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग वेडिंग जो होती है ना, जहाँ से मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाना है, एक देश से दूसरे देश को जाना है ना, तो ये जो सारे जो चीज़ें होती है उसके लिए क्या चाहिए? कोस्ट लाइन ज़्यादा होनी चाहिए. अभी इसकी कोस्टल लाइन देखो कैसे इरेगुलर है, मतलब कितने ज़्यादा पोर्ट्स होंगे यहाँ पे, है ना. तो कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिजीएस्ट ओशियन है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो होती है ट्रांसपोर्टेशन होती रहती है. द इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री. अब बात करते हैं इंडियन ओशियन की. अभी इंडियन ओशियन जो है ये एक ऐसा ओशियन है जिसको एक कंट्री के आफ्टर नाम दिया हुआ है, दैट इज इंडिया. The shape of ocean is almost triangular. ये जो ओशियन है इसका जो शेप जो है ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है. इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया. नॉर्थ में वो एशिया की तरफ बाउंड हुआ है. इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया. और वेस्ट में जाएंगे तो अफ्रीका है और ईस्ट में जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया से बाउंड्री उसकी घिरी हुई है. द साउदर्न ओशियन, अभी पढ़ते हैं हम साउदर्न ओशियन. Southern Ocean encircles the continent of Antarctica and extends northwards to 60 degrees south latitude. तो ये जो ओशियन है साउदर्न ओशियन, ये कहाँ पर है? ये एंटार्क्टिका जो है, एंटार्क्टिका हमारा जो कॉन्टिनेंट है उसके आसपास है और जो नॉर्थ में 60 डिग्री तक लैटिट्यूड तक जाता है. नेक्स्ट हमारा जो आखिरी है आर्कटिक ओशियन. आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंडेड द नॉर्थ पोल. जो नॉर्थ पोल है ऊपर का हिस्सा है उसके सराउंडिंग में है. इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट. तो ये जो ओशियन है आर्कटिक जो ओशियन है वो कनेक्टेड है पैसिफिक ओशियन से. किस तरीके से कनेक्टेड है? तो थ्रू अ नैरो स्ट्रेच. थोड़ा नैरो सा स्ट्रेच है उससे कनेक्टेड है. वहां का पानी बहुत डीप नहीं है, शैलो वाटर है और इसको नाम दिया है बेरिंग स्ट्रेट. इट इज बाउंडेड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया. यूरेशिया का मतलब क्या था? यूरोप एंड एशिया. ठीक है, तो इतना तो आपने जान लिया. तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक हमने कॉन्टिनेंट्स देखे 7 और ये हमारे 5 जो है ओशियन देखे. अभी हम पढ़ते हैं एटमोस्फियर. एटमोस्फियर एटमोस्फियर है ना, सारे एयर के बारे में बात करें. देखते हैं इसमें क्या क्या है. द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमोस्फियर. तो वो लेयर जहाँ पे सारे गैसेस फाउंड होते हैं एटमोस्फियर. इट इज थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटेग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट.
ये थिक एक ब्लैंकेट की तरह है ना, एक थिक ब्लैंकेट की तरह, थिन ब्लैंकेट की तरह पूरे अर्थ के अराउंड है। It provide us with the air we breathe and protect us from the harmful effect of sun's ray। तो ये जो एयर है, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये हमें जो हम ब्रीथ करते हैं उसके लिए ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, और जो सूरज है, सन से जो हार्मफुल यूवी रेज जो आते हैं उससे हमें प्रोटेक्ट भी करता है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स, है ना, मतलब 1600 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है। हम जो थिन लेयर बोल रहे थे ना, वो इतनी थिन है, 1600 किलोमीटर तक। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। ये एटमॉस्फेयर की भी हमने लेयर्स बना दी है, 5 लेयर्स बनाई है, बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज सब मिला के हमने लेयर्स बनाई है। These layers starting from Earth's surface are called the troposphere। तो अर्थ की जो सरफेस है वहां से लेकर स्टार्ट होती है। सबसे पहला है ट्रोपोस्फियर, द स्ट्रेटोस्फियर, द मीजोस्फियर, द थर्मोस्फियर एंड द एक्सोस्फियर। ठीक है, तो 5 हमने इसकी लेयर बना दी है। 5 लेयर हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ये 5 जो है हमने एटमॉस्फेयर की लेयर बनाई है। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में कौन से गैसेस सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन गैस which makes up 99% of clean ड्राई एयर। तो क्लीन जो ड्राई एयर है ना, उसका 99% जो हिस्सा है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइनली रोका हुआ है। 99% हिस्से में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, बाकी 1% में बाकी सारे गैसेस हैं। सोचो नाइट्रोजन कितना परसेंट है? नाइट्रोजन 78% है एंड ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 21% है। एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइज 1% बाय वॉल्यूम, है ना। तो मतलब ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है इन्होंने मिलके ही 99% एटमॉस्फेयर का हिस्सा जो है वो रोका हुआ है, बाकी का 1% है, उसमें बाकी सारे गैसेस हैं। ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ व्हाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रो ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ये जो नाइट्रोजन है, आप बोलोगे ऑक्सीजन तो हम ब्रेथ में लेते हैं, तो ऑक्सीजन तो यूजफुल है। नाइट्रोजन का क्या है? नाइट्रोजन है तभी तो सारे प्लांट्स उग रहे हैं, प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होता है ना। तो बस तो वही जो प्लांट ग्रो करने में नाइट्रोजन बहुत ही अहम है ना। आप जैसे बड़े होते जाओगे पढ़ते जाओगे कि नाइट्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन minute amount is important as it absorbs heat radiated by the earth and thereby keeping the planet warm। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम है बट फिर भी इतना है, इतना तो सफिशिएंट है कि हमारी जो अर्थ है उसको वार्म रखता है, वरना तो अर्थ ठंडी पड़ जाती है एकदम। इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और प्लांट की ग्रोथ के लिए भी ये जो है रिक्वायर है। क्यों रिक्वायर है? क्योंकि जो प्लांट है अपना खाना बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं, इसके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। द डेंसिटी ऑफ द एटमोस्फियर वेराइज विथ हाइट। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है जो हवा की जो डेंसिटी होती है वो चेंज होती जाती है ना। कहीं पे डेंसिटी ज्यादा है, कहीं पे कम होती जाएगी। इट